हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आप सब बढ़िया होंगे। ज्ञान स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बजट का सेकंड क्लास करने वाले हैं। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे बजट के प्रकार। ठीक है, तो बजट के प्रकार कितने हैं? तो 5 प्रकार हैं। ठीक है, 5 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला जो है वो पारंपरिक बजट है। पारंपरिक बजट है। ठीक है, पारंपरिक बजट। दूसरा है निष्पादन बजट। तीसरा क्या है? तो तीसरा है जीरो बेस बजट। चौथा क्या है? चौथा है आउटकम बजट। पांचवा क्या है? पांचवा जेंडर बजट। तो ये हमारा 5 बजट हो गया। ठीक है, तो पांचों बजट में क्या क्या है हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो पहला बजट है पारंपरिक बजट। तो पारंपरिक बजट का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी खर्चों पर नियंत्रण करना तथा विकास कार्यों में गति प्रदान करना। ठीक है। निष्पादन बजट। निष्पादन बजट का कार्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सरकार जिन कार्यों को पूरा करना चाहती है उस पर आधारित होता है। ये जो है जिसको सरकार पूरा करना चाहती है उस पर आधारित ये बजट होता है। ठीक है, उसके बाद आया जीरो बेस बजट। तो जीरो बेस बजट में क्या होता है कि आय कम होने और व्यय अधिक होने की परिस्थिति में इस बजट को लागू किया जाता है। ठीक है, अगर आय कम हो रही है और व्यय अधिक हो रही है तो इस बजट को लागू किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि जिसमें व्ययों की कटौती करके घाटों पर अंकुश लगाया जाता है। सरकार क्या करती है? अगर किसी मंत्रालय को किसी काम के लिए 100 करोड़ देती है। ठीक है, अगर 100 करोड़ देती है, ठीक है, और अगर वह जो है साल भर में पूरा खर्च नहीं कर पाता, जैसे 100 करोड़ से किसी काम को करने के लिए देती है। ठीक है, जैसे कोई पुल बनाना हो या कुछ भी करना हो, उसके लिए मंत्रालय को 100 करोड़ देती है। अगर वो ये पैसा ख़त्म नहीं कर पाता है, उसका काम पूरा नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि ये सरकार जो है जितना पैसा बच जाता है, जैसे 100 करोड़ में अगर 60 करोड़ खर्च हो गया और 40 करोड़ बच जाता है, तो इससे जो है सरकार को वापस ले लेती, सरकार इसे वापस ले लेती है। और जब उससे दोबारा देती है तो दोबारा उससे जीरो से, उसके पास कुछ नहीं होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, फिर से उसे 100 करोड़ या फिर 120 करोड़ जो भी उसे दोबारा से देती है। जीरो बेस बजट यही होता है। ठीक है, सरकार पहले क्या होता था कि अगर 100 करोड़ दिया गया है तो 100 करोड़ में अगर 60 करोड़ यूज हुआ है, 40 करोड़ बच गया है, तो 40 करोड़ का कोई हिसाब नहीं होता था। लेकिन अब क्या है कि सरकार जो है 40 करोड़ ले लेती है वापस, उसके बाद फिर दोबारा उसे उसी में मिलाकर जीरो करके फिर से दिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ जीरो बेस बजट। उसके बाद हम लोग देखते हैं आउटकम बजट। तो आउटकम बजट में क्या होता है? इस बजट का प्रयोग किसी मंत्रालय अथवा विभाग के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसमें बजट में आवंटित की गई राशि का प्रयोग भौतिक लक्ष्यों के निर्धारण और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। पैसा किसको दिया जाता है? तो पैसा विभाग को दिया जाता है। आउटकम बजट में पैसा किसको दिया जाता है? तो पैसा विभाग को दिया जाता है। और पहले क्या होता था कि पहले योजना को पैसा दिया जाता था, इसमें अब डायरेक्ट मंत्रालय को पैसा दिया जाता है। जैसे कि शिक्षा मंत्री हैं या फिर हो गया आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है। अगर स्वास्थ्य मंत्रालय को पैसा दिया गया है तो डायरेक्ट स्वास्थ्य मंत्रालय को पैसा दे दिया गया है, तो ये पैसा वो अपने हिसाब से खर्च कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास इस पैसे को स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करने का वे अपने तरीके से कर सकते हैं और उनका हिसाब स्वास्थ्य मंत्रालय के पास ही होता है। और पहले क्या होता था कि आयोग को पैसा दिया गया है और मंत्रालय को पैसा नहीं दिया जाता था, तो उसमें क्या होता था, किसी भी काम को करने में विलंब हो जाता था। ठीक है, अब डायरेक्ट मंत्रालय को पैसा दिया जाता है जिससे कि काम को आसानी से वे कर पाते हैं। पांचवा क्या हो गया? जेंडर बजट। तो जेंडर बजट क्या होता है? तो जेंडर बजट जो है उसमें जेंडर को के ऊपर होता है। जैसे कि इस बजट के द्वारा महिलाओं को और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि महिला जो महिला होती हैं उनको जो है उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनके
जो भी वो काम करती हैं, जैसे उन्हें जो भी काम दिया जाता है उससे जो भी पैसा प्राप्त होता है सरकार को, वे जो है वो सारे पैसे जो है महिलाओं के ऊपर ही खर्च किया जाता है। ठीक है, जेंडर बजट में यही होता है कि महिलाओं के ऊपर जो भी पैसा जो भी आता है, महिलाएं जो भी कार्य करती है और उसके द्वारा जो भी पैसा आता है उसे महिलाओं के ऊपर ही खर्च किया जाता है। ठीक है, जेंडर बजट जेंडर पर आधारित होता है। जेंडर यानी कि महिलाओं के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो और इसे कब लागू किया गया था, इससे जो है लाया कब गया था, तो विश्व में ऑस्ट्रेलिया द्वारा लाया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लाया गया है और 1982 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये जेंडर बजट लाया गया था। अब हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, जीरो बेस बजट की शुरुआत कब की गई थी। तो जीरो बेस बजट की शुरुआत कब की गई थी, 1987, 88, 1982, 83, 1980, 87, 82, 88, 1882, 83। तो कब की गई थी जीरो बेस बजट की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1987-88 में की गई थी। और किसने शुरुआत की थी, तो राजीव गांधी द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, राजीव गांधी के द्वारा लागू किया गया था। और इसके जो विचारक थे वो ये कौन थे, तो प्रामर जो हैं उसके विचारक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटकम बजट कब लाया गया था। तो आउटकम बजट कब लाया गया था, 1 फरवरी 2005, 28 फरवरी 2005, 28 फरवरी 2008, 1 फरवरी 2008। तो कब लाया गया था आउटकम बजट। आउटकम बजट जो है 5 फरवरी 2005 में लाया गया था, 28 फरवरी को। ठीक है, 2005 में लाया गया 28 फरवरी को। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बजट के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। तो कौन से बजट के अंतर्गत, अभी आप लोगों को बताया गया है कि कौन से बजट के अंतर्गत, तो जेंडर बजट के अंतर्गत जो है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में 1 अप्रैल से 21 मार्च तक चलने वाले वित्त वर्ष की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारा ऑप्शन है 1878, 1978, 1967, 1867। तो सही जवाब क्या होगा, सही आंसर होगा 1867। ठीक है, इससे पहले 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया जाता था। ठीक है, 31 मार्च तक किया चलता था। ठीक है, और पहले उसके बाद 21 मार्च कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो 1867 में। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्य संचालन नियम संख्या डैश में बजट प्रस्तुतिकरण की सामान्य चर्चा के दिशा निर्देश की विवेचना की गई है। तो किसमें की गई है, हमारा ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन है 212, 209, 207, 202। तो किसमें की गई है, तो सही जवाब होगा 207। ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये सभी एग्जाम में इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सब देख लेना। और अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्य बजट को मंजूर कराने के लिए कितने मांगों से गुजरना पड़ता है। तो कितने मांगों से गुजरना पड़ता है, ऑप्शन है 109, 106, 103, 209। तो कितने मांगों से गुजरना पड़ता है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 109 मांगों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, 109 मांगों से गुजरना पड़ता है, जिनमें से 103 मांगे जो होती है वो लोक व्यय से। ठीक है, लोक व्यय से होती है, लोक व्यय से 103 मांगे, और 6 मांगे जो होती है वो किससे होती है, तो सुरक्षा व्यय से। सुरक्षा व्यय से 6 मांगे होती है। ठीक है, तो टोटल हो गए 109 मांगे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्व के अंतर्गत क्या आता है। तो पहले हम लोग राजस्व को समझते हैं। ठीक है, कि राजस्व व्यय जो है वो है क्या। राजस्व व्यय होगा यहाँ पे। ठीक है, राजस्व व्यय,
राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या आता है। ठीक है, तो राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या आता है, पहले राजस्व व्यय को समझते हैं। तो सरकार की ऐसी सभी व्यय जो होती है उससे ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जो व्यय जो होता है उससे कोई परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, ना ही देनदारी कम होती है। ठीक है, इससे ना देनदारी कम होती है, ना ही परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, राजस्व व्यय कहते हैं। ठीक है, और इसका जो उदाहरण है तो उसे तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप इसका आंसर आप देखिए कौन सा है। तो ऑप्शन है ऋण वितरण, आधुनिकीकरण, अस्पताल निर्माण, वेतन एवं पेंशन पर व्यय। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो पहले ही बता दिया गया है कि इससे परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है और ना ही देनदारी कम होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है जिससे कि हमें कोई भी इनकम नहीं है। ठीक है, इनकम नहीं होता है। तो ऋण वितरण, आधुनिकीकरण, अस्पताल निर्माण, ये तीनों से जो है, इन तीनों से इनकम होता है। ठीक है, इससे नहीं होता है। वेतन एवं पेंशन पर व्यय, ये हो गया हमारा राजस्व व्यय। ठीक है, तो राजस्व व्यय के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो वेतन एवं पेंशन पर व्यय, प्रशासनिक व्यय, रख रखाव पर व्यय, छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा जैसे रक्षा व्यय, सब्सिडी, सरकारी अनुदान, ब्याज अदायगी, ये सभी जो है राजस्व व्यय के उदाहरण है। इससे हमें कोई मतलब सरकार को कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ व्यय होता है, लाभ नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय के अंतर्गत क्या आता है। तो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत क्या आता है, तो जिसमें पूंजी का निर्माण होगा उसे ही पूंजीगत व्यय कहेंगे। ठीक है, सरकार का ऐसा व्यय जिसमें या तो पूंजी बढ़ती है या देनदारी कम होती है, या तो पूंजी में बढ़ोतरी होती है या फिर देनदारी कम हो जाती है, जो हमें देना होता है उसमें कमी आती है। ठीक है, तो सरकार जो भी व्यय करती है पूंजीगत व्यय, वे फ्यूचर के लिए होता है जिससे कि बाद में हमें सरकार को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, सरकारी अनुदान, छात्रवृत्ति, अस्पताल निर्माण, प्रशासनिक व्यय। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा, सरकारी अनुदान, ये तो सरकार का जा रहा है, छात्रवृत्ति में भी सरकार को देना होता है, प्रशासनिक व्यय में भी देना होता है। तो अस्पताल निर्माण में क्या होता है, अगर अस्पताल निर्माण करेंगे तो ये बाद के लिए इनकम का जरिया होगा। ठीक है, इससे सरकार को पूंजी प्राप्त होगी या देनदारी कम होगा, ये सब में ये जो है आता है। तो ये हो गया पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत के व्यय के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं, तो हो गया आपका निवेश, ऋण वितरण, ऋण अदायगी, आधुनिकीकरण, ये सब क्या है, तो पूंजीगत व्यय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 9 नंबर क्वेश्चन है, देश के ऐसे कौन से 4 प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं। तो कौन से ऐसे वित्त मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं जो वित्त मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं, यानी कि पहले प्रधानमंत्री रहे हैं और बाद में वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं। ठीक है, तो 4 प्रधानमंत्री हैं। तो 4 कौन कौन सा नाम हो सकता है, तो पहला ऑप्शन है विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, ये 4 नाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट ऑप्शन में है चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। और लास्ट है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो कौन सा हमारा सही आंसर होगा कि कौन से ऐसे हैं प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और बाद में उन्हें वित्त मंत्री भी बनाया गया है। ठीक है, तो कौन है, तो हमारा सही जवाब कौन सा होगा, ये हमारा सही जवाब होगा बी का, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्व प्रताप सिंह और मनमोहन सिंह। ये चारों जो हैं पहले मंत्री रह चुके हैं और बाद में वित्त मंत्री भी बनाए गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री भी हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, दोनों ही रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का है। ठीक है, 3 ऐसे प्रधानमंत्री जो कि प्रधानमंत्री होते हुए बजट पेश कर चुके हैं, मतलब प्रधानमंत्री हैं लेकिन उन्होंने बजट पेश किया है। ठीक है, तो कौन कौन है, 3 नाम हैं। तो तीनों कौन कौन है, तो पहला हमारा ऑप्शन है मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी।
दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तीसरा है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चौधरी चरण सिंह। चौथा है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह तो वित्त मंत्री रह चुके हैं, चौधरी चरण सिंह भी रह चुके हैं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो सही आंसर होगा बी का, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तीनों ही एक ही परिवार से हैं, ठीक है। ये तीनों ही हैं जो कि मंत्री पद, प्रधानमंत्री होते हुए इन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है। तो आज का हमारा जो है क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो जो है वो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।